कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 7, शीर्षक मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। पृष्ठ 71 से 83 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ 7, शीर्षक मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। पृष्ठ 71, पाठ 7, मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है। इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। 7.1 मौसम। चित्र 7.1 में किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हम जानते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो, के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पृष्ठ 71 पर चित्र 7.1 में समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट का एक नमूना दिया गया है। इसमें लिखा है, मौसम, सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस -5 और न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस -3 दर्ज किया गया। रविवार को सूर्यास्त 5:45 बजे और सोमवार को सूर्योदय 7:15 बजे होगा। बूझो कहता है, मुझे आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता होगा। यहां एक लेख दिया गया है। इसमें लिखा है कि मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। ये विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहां के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। क्रियाकलाप 7.1 किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो अपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मांगकर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। अब सारणी 7.1 में अपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। सारणी के सभी कॉलमों में अपने चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखिए। पृष्ठ 72। पृष्ठ 72 पर सारणी 7.1 दी गई है। इसमें किसी एक सप्ताह के मौसम के आंकड़े एकत्र करने की जगह दी गई है। इस सारणी को 6 भागों में विभाजित किया गया है। ये भाग हैं दिनांक, अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस में, न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में, न्यूनतम आर्द्रता प्रतिशत में, अधिकतम आर्द्रता प्रतिशत में और वर्षा मिलीमीटर में।
इस सारणी में किसी एक दिन के तापमान दिए हुए हैं। दिनांक है 23 अगस्त 2006। अधिकतम तापमान 36.2, न्यूनतम तापमान 27.8, न्यूनतम आर्द्रता 54, अधिकतम आर्द्रता 82% और वर्षा की जगह पर कुछ नहीं लिखा गया है। इस सारणी के नीचे एक वाक्य लिखा है, वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती है क्योंकि प्रतिदिन वर्षा नहीं होती है। यदि आंकड़े उपलब्ध ना हों तो वर्षा के स्थान को रिक्त छोड़ दें। इसके साथ ही यहाँ पर एक लेख दिया गया है जिसमें लिखा है, वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। ये मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे? आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचल जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इनमें काफी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं, आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह का मौसम गर्म था। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। ये क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही बादल आ जाएं और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल आए। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूंकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। बूझो कहता है, मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेजी से क्यों बदलता है। उसके बाद पहेली कहती है, मैं जानना चाहती हूं कि आखिर मौसम का स्रोत क्या है। चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ के बारे में सुनिए। इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग, मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को बताया गया है। पृष्ठ 73। यहाँ चित्र 7.2 में 3 से 9 अगस्त 2006 की समयावधि में अधिकतम तापमान में परिवर्तन को ग्राफ के माध्यम से बताया गया है, जिसमें बाईं तरफ अधिकतम तापमान को डिग्री सेल्सियस में बताया गया है और दूसरी तरफ दिनांक को बताया गया है। इसी ग्राफ को सारणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस सारणी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दिनांक और दूसरा अधिकतम तापमान। पहली दिनांक है 3 अगस्त 2006 और अधिकतम तापमान है 26.0 डिग्री सेल्सियस। दूसरी दिनांक है 4 अगस्त 2006 और अधिकतम तापमान है 23.5 डिग्री सेल्सियस। तीसरी दिनांक है 5 अगस्त 2006, अधिकतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस। अगली दिनांक है 6 अगस्त 2006 और अधिकतम तापमान है 22.0 डिग्री सेल्सियस। अगली दिनांक है 7 अगस्त 2006, अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस। अगली दिनांक है 8 अगस्त 2006 और अधिकतम तापमान दिया गया है 23.3 डिग्री सेल्सियस। आखिरी दिनांक है 9 अगस्त 2006, अधिकतम तापमान है 24.4 डिग्री सेल्सियस। जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट में स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है, क्या आप जानते हैं
कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं, जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः यानी भोर में होता है। क्या अब आप समझ गए हैं कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है? क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता। क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक लेख दिया गया है जिसमें लिखा है, मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफी भिन्न है। 7.2 जलवायु। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। पृष्ठ 74। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न यानी प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायवी परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। इससे हमें औसत यानी मध्यमान तापमान मिल जाता है। 2 स्थान हैं, जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। सारणी 7.2 और 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है, तापमान काफी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ पृष्ठ 74 पर 2 सारणी दी गई हैं। सारणी 7.2 में श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की जलवायु के बारे में जानकारी दी गई है। सारणी 7.3 में तिरुवनंतपुरम, केरल की जलवायु के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें इन जगहों के औसत तापमान और औसत कुल वर्षा के विषय में बताया गया है, जिससे ये पता चलता है कि इन दोनों जगहों के औसत तापमान और औसत कुल वर्षा में
कितना अंतर है। सारणी के साथ एक नोट भी दिया गया है। लिखा है, कुल औसत वर्षा के मान निकटतम पूर्ण संख्या में दिए गए हैं। पृष्ठ 75। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। 7.3 जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होंगे। अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। 6ठी कक्षा में आपने कुछ आवासों यानी वास स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायवीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, कीनिया, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। क्रियाकलाप 7.2 विश्व का मानचित्र लीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से बताइए। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से बताइए। ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता है। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू यानी पोलर बेयर और पेंगुइन के उदाहरण से ये जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहां की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल यानी फर होते हैं, जिससे वे बर्फ की सफेद यानी श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने परभक्षियों यानी शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों यानी फर की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं, बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। पृष्ठ 76। तैरते समय ये अपने नथनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति यानी घ्राण शक्ति तीव्र होती है,
जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकता है। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों को चित्र 7.3 में बताए गए प्रवाह चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। पृष्ठ 76 पर चित्र 7.3 ध्रुवीय भालू में अनुकूलन क्षमता को बताते हुए प्रवाह चित्र दिया गया है। लिखा है, सफेद बालों के कारण सफेद बर्फ की पृष्ठभूमि में यह आसानी से दिखाई नहीं देता। इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से नहीं देख पाते। इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। ये सर्द मौसम में इसे गर्म रखती हैं। इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इसका शरीर शीत रोधित होता है और इसे गर्म रखता है। इसके नखर यानी नाखून मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। ये इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं। इसमें सूंघने की शक्ति यानी घ्राण शक्ति तीव्र होती है। ये भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होती है। इस प्रवाह चित्र के बीच में ध्रुवीय भालू यानी पोलर बेयर का एक चित्र भी दिया गया है। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है, जिसे चित्र 7.4 में बताया गया है। ये भी सफेद यानी श्वेत होते हैं और आसानी से बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र देखे होंगे। आपको पेंगुइनों के झुंड के बारे में पता होगा। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं, जैसा कि चित्र 7.5 में बताया गया है। यहाँ पृष्ठ 76 पर 2 चित्र दिए गए हैं। चित्र 7.4 में पेंगुइनों का झुंड बताया गया है और 7.5 में पेंगुइन के पैर बताए गए हैं। पृष्ठ 77 पहेली पूछती है, क्या मछलियां और तितलियां भी पक्षियों की तरह प्रवास करती हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियां, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, वेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए कि जहां मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियाई क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आते हैं, जैसा कि चित्र 7.6 में बताया गया है। पृष्ठ 77 पर चित्र 7.6 में प्रवासी पक्षियों का चित्र दिया गया है। इसमें प्रवासी पक्षियों को उड़ते हुए तथा अपने आवास स्थान पर पहुंचते हुए बताया गया है। यहाँ पृष्ठ 77 पर एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है, क्या आप जानते हैं? लिखा है, कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायवी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आ जाते हैं। यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है।
मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों यानी लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इसके भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। पृष्ठ 78। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी यानी कि एप्स, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हैं। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलनों के बारे में अध्ययन करें। वर्षा वनों में जलवायवी परिस्थितियां अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं, जैसा कि चित्र 7.7 में दिया गया है। यहाँ पृष्ठ 78 पर चित्र 7.7 पर लाल नेत्र वाले मेंढक का चित्र दिया गया है। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है, जैसा कि चित्र 7.8 में बताया गया है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। यहाँ पृष्ठ 78 पर चित्र 7.8 में न्यू वर्ल्ड मंकी यानी बंदर का एक चित्र दिया गया है जिसकी पूंछ बहुत लंबी है। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है, कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वो ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती हैं और उसका भार नहीं सह सकती हैं, जैसा कि चित्र 7.9 में दिया गया है। यहाँ पृष्ठ 78 पर चित्र 7.9 में टूकन पक्षी का चित्र दिया गया है। पृष्ठ 79। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण यानी रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती है और उनकी परिभक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं यानी शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनके सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। यहाँ पृष्ठ 79 पर चित्र 7.10 में लायन टेल्ड लंगूर यानी मंकी की एक तस्वीर दी गई है। लॉयन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है, जैसा कि चित्र 7.10 में दिया गया है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफेद यानी श्वेत अयाल है जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक यानी ठोड़ी तक रहती है। ये वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है।
बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लॉइन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वे भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है, जैसा कि चित्र 7.11 में दिया गया है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसकी सूंड पर गौर कीजिए, जिसका उपयोग वो नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत, जिन्हें रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षावनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। यहाँ पृष्ठ 79 पर चित्र 7.11 में भारतीय हाथी का एक चित्र दिया हुआ है। प्रमुख शब्द: अनुकूलन, जलवायु, मौसम के घटक, आर्द्रता, अधिकतम तापमान, प्रवास, न्यूनतम तापमान, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मौसम। पृष्ठ 80। आपने क्या सीखा? किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न यानी दोपहर बाद में, जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः यानी भोर में होता है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्राचलों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप यानी पैटर्न उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां की चरम जलवायवी परिस्थितियां होती हैं। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वो वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है। ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और शेष 6 महीनों में सूर्योदय नहीं होता है। ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण, जैसे शरीर पर श्वेत यानी सफेद फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। अति शीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। अनुकूल जलवायवी परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है, ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटख रंग, तीखे पैटर्न या प्रतिरूप, तीव्र स्वर ध्वनि यानी तेज आवाज, फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा यानी खाल, परभक्षियों से बचने के लिए छद्मावरण की क्षमता आदि सम्मिलित हैं। पृष्ठ 81। अभ्यास 1. उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। 2. दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। 3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. दीर्घ अवधि के मौसम का औसत रिक्त स्थान कहलाता है। 2.
किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु रिक्त स्थान और रिक्त स्थान होगी। 3. चरम जलवायवी परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र रिक्त स्थान और रिक्त स्थान हैं। 4. यहां दिए गए क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताएं। क. जम्मू एवं कश्मीर रिक्त स्थान। ख. केरल रिक्त स्थान। ग. राजस्थान रिक्त स्थान। घ. उत्तर पूर्व भारत रिक्त स्थान। 5. मौसम और जलवायु में से किस में तेजी से परिवर्तन होता है? 6. जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची यहां दी गई है। क. आहार मुख्यतः फल हैं। ख. सफेद बाल या फर। ग. प्रवास की आवश्यकता। घ. तीव्र स्वर ध्वनि यानी तेज आवाज। च. पैरों के चिपचिपे तलवे। छ. त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत। ज. चौड़े और बड़े नखर। झ. चटक रंग। ट. मजबूत पूंछ। ठ. लंबी और बड़ी चोंच। यहां दी गई प्रत्येक विशेषता के लिए ये बताइए कि वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलित है। क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हो सकती हैं? 7. उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। ये समझाइए कि ऐसा क्यों है। 8. उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जलवायवी परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। 9. उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित है। पृष्ठ 82। यहां दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए। 10. कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है। इसके पाए जाने की संभावना है किसी क. ध्रुवीय क्षेत्र में। ख. मरुस्थल में। ग. महासागर में। घ. उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। 11. ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं। क. श्वेत बाल या फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता। ख. पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर या बाल। ग. लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफेद बड़े पंजे। घ. श्वेत यानी सफेद शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए क्लोम यानी गिल। 12. निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा वर्णन करता है। क. गर्म और आर्द्र। ख. मध्यम तापमान, अत्यधिक वर्षा। ग. सर्द और आर्द्र। घ. गर्म और शुष्क। विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप और परियोजना कार्य। 1. शीत ऋतु के किसी महीने उदाहरणार्थ दिसंबर में लगातार 7 दिन की मौसम की रिपोर्ट नोट कीजिए। ऐसी ही रिपोर्ट ग्रीष्म ऋतु के किसी महीने उदाहरणार्थ जून के 7 दिनों के लिए बनाइए। अब अपने रिकॉर्ड के आधार पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की सारणी बनाइए। यहाँ पृष्ठ 82 पर उदाहरण के लिए एक सारणी दी गई है। इस सारणी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में जून माह के दिनांक, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लिखने के लिए जगह दी गई है। वहीं दूसरे भाग में दिसंबर माह के दिनांक, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय को लिखने के लिए जगह प्रदान की गई है। पृष्ठ 83। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या गर्मियों और सर्दियों में सूर्योदय के समय में कोई अंतर होता है? सूर्योदय कब जल्दी होता है? क्या आपको जून और दिसंबर के महीनों में सूर्यास्त के समय में कोई अंतर दिखाई देता है? दिन की अवधि कब अधिक होती है?
रातें कब अधिक लंबी होती हैं? दिन कभी लंबे कभी छोटे क्यों होते हैं? जून और दिसंबर में चुने गए दिनों के लिए दिन की अवधि का ग्राफ खींचिए। ग्राफ बनाने के लिए निर्देश अध्याय 13 में दिए गए हैं। 2. भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। यदि संभव हो तो http://www.imd.gov.in पर इसकी वेबसाइट पर जाएं। इस विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। यहाँ पृष्ठ 83 पर एक लेख दिया गया है। शीर्षक है, क्या आप जानते हैं? लिखा है, वर्षा वन पृथ्वी की सतह के लगभग 6% भाग को घेरे है। फिर भी इनमें पृथ्वी के आधे से अधिक जंतुओं, पादपों और लगभग 2/3 पुष्पीय पादपों की किस्में पाई जाती हैं। हालांकि इस क्षेत्र के जीवों के बारे में हमें अभी भी पूर्ण जानकारी नहीं है। इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ 7 शीर्षक मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन यहाँ समाप्त हुआ।